And I fired his ass. Nick did not make it to the Olympia. Oh, his body's not responding? You just realized his body wasn't responding, bro? I think the problem is his ability to adapt. Adaptability as a coach, like, terrible. हेलो गाइस, तो मैं आज ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और इससे पहले गाइस रमान डीनो की अपडेट पर हम चले और रमान की फिजिक के बारे में बात करें जो उन्होंने मिस्टर ओलंपिया ब्राजील में प्रेजेंट करी है। क्विंटन बीस्टवुड की अपडेट के बारे में बात करना चाहेंगे गाइस। एंड एक बहुत ही बड़ा खुलासा यहाँ पर कर दिया है क्विंटन बीस्टवुड ने अबाउट मैट जॉनसन। यस गाइस, अपने फॉर्मर कोच के बारे में। आई मीन नॉट द फर्स्ट टाइम जब मैट के बारे में किसी ने बोला है गाइस। पहले भी इनके बारे में कई सारे क्लाइंट्स ने, कई सारे दूसरे लेजेंड्स ने बोला था। बाकी मैंने भी इसके बारे में काफ़ी वीडियोस में बोला था कि मैट हैज़ अ लॉट ऑन हिज टेबल गाइस। मैट जॉनसन के पास बहुत कुछ है हैंडल करने को। ही इज़ ओनिंग सम बिग बिजनेसेस, उसके साथ में एक सप्लीमेंट ब्रांड भी हैंडल कर रहे हैं उसके साथ में गाइस। इसीलिए इस तरह से कोचिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे, उतने दिल से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो पहले ये देखते हैं यहाँ पर क्विंटन बीस्टवुड क्या बोलते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्यों बोला गया और किस रीज़न से इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला, या फिर हमें क्या लगता है इस बारे में अपनी ओपिनियन भी शेयर करेंगे। Listen, I was worse than I was 2 years ago. You know, I took all that time, I made all these sacrifices, I put in money, I invested money into this, I invested my time, my energy, I wasn't going out. I was a f***ing bodybuilding robot. All I did was bodybuild, all to show up to stage and be f***ing smaller. Now let me tell you the difference between a great coach and somebody that's just a great marketer. I was leaner years before. Like 2 years ago, I was leaner, 10 pounds heavier than I was this year. He gaslit me after it and he said that my gear was fake. Yes, guys, he told me my gear was fake. It wasn't the 2 hours of fucking cardio that I was doing because you were afraid I wasn't going to show up in shape. It wasn't the 2 hours of cardio. It was my gear was fake. So guys, क्विंटन ने यहाँ पर बोला कि एक ग्रेट कोच और एक ग्रेट मार्केटर में फ़र्क होता है, और मैट जॉनसन एक ग्रेट मार्केटर हैं। मैंने मैट को जब फायर करा था तो कई सारे लोग मुझे बोलने लग गए थे एक और चांस देना चाहिए था, उनके साथ आपको और वर्क करना चाहिए था और देखना चाहिए था किस तरह से आपकी फिजिक निखर के आती है। बट गाइस 2 साल मैंने अपने मैट को दिए, पैसे लगाए, टाइम लगाया, सब कुछ इन्वेस्ट करा, बाहर जाना बंद कर दिया, बाहर फूड खाना बंद कर दिया, ट्राई टू डू जस्ट बॉडी बिल्डिंग। एंड देन गाइस मैं स्टेज पर जब आया न्यूयॉर्क प्रो में तो मैं लीनर था अपने 2 साल पहले की स्टेज परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा। यस गाइस, मतलब उससे भी ज़्यादा कम मसल मास होल्ड करता हुआ मैं यहाँ पर दिखाई दिया। और बाद में मुझसे मैट बोलते हैं कि तुम्हारा गियर फेक था इसलिए तुम्हारी फिजिक इस तरह से हो गई। आई मीन व्हाट? और रीज़न यहाँ पर तुम ये नहीं बता रहे कि तुमने हर एक चीज़ को मिसकैलकुलेट करा, मुझसे ज़्यादा डाइटिंग करवाई, ज़्यादा कार्डियो करवाया फॉर मंथ्स एंड वीक्स टू गो। बट मुझसे 2 घंटे कार्डियो करवाना आपको रीज़न नहीं लगा क्योंकि तुम्हें लग रहा था यहाँ पर उससे काम चल जाएगा और मैं स्टेज पर उस तरह से परफेक्ट शेप में नहीं आ पाऊंगा अगर मैं इतना ज़्यादा कार्डियो नहीं करता। और आपने रीज़न दिया कि भाई गियर फेक था मेरा। नोप, द रीज़न वॉज नॉट दैट। फिर क्विंटन ने यहाँ पर निक की भी बात करी क्योंकि देखो क्विंटन को भी हैवीली बैश करा गया था जब उन्होंने अपना रीज़न बताया था, या फिर उन्होंने बताया था कि भाई मेरी फिजिक इस तरह से कुछ दिखाई दी। और लोग यही समझ रहे थे कि 2 सालों में इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। और लोगों ने ये भी बोला कि ये इस चीज़ को, इस स्पोर्ट को सीरियसली नहीं लेते, जबकि इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था पिछले 2 साल के लिए इस स्पोर्ट को। और जितनी ज़्यादा गाइस ये कोच की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बैश हमेशा एथलीट ही करा जाता है क्योंकि ही इज़ द फेस गाइस। लोगों को वही दिखता है, लोग हमेशा फैन जो बनते हैं वो एथलीट के बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उसे ही फेस करना पड़ता है। और वास्ट मेजॉरिटी डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग सिर्फ अपने कोच की बात सुन रहे हैं, जो उनसे कोच उनका बोल रहा है उसी बात को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पर हम सुनते हैं निक के बारे में, यहाँ पर क्विंटन बीस्टवुड ने क्या बोला, इस बारे में फिर डिस्कस करेंगे। Nick did not make it to the Olympia. Oh, his body's not responding? You just realized his body wasn't responding, bro? Like his body wasn't responding at 14 weeks out, 12 weeks out, 10 weeks out. At what point do you realize, oh shit, this isn't going to work? The guy moved to your state, to your city, like guys right there. So यहाँ पर क्विंटन बीस्टवुड ने बोला गाइस कि निक स्टेज पर नहीं आ पाए, एंड यहाँ पर भी बोला गया कि निक की बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वेल ये चीज़ आपको यानी कि कोच को लास्ट वीक में पता लगी, 12-13 वीक्स 14 वीक्स के पॉइंट पर पता नहीं लग पाई ये चीज़ कि उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करी, उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दिखा रही। बट बिल्कुल ही लास्ट में आपको ये पता लगा और आपने तभी अनाउंस करा। और फिर भी गाइस बोला गया कि आपको भी गियर फेक मिला था। मतलब निक वॉकर गाइस अपनी सिटी से मूव करके उनकी सिटी में मूव कर गए ताकि साथ में ट्रेन कर सकें, फोकस कर सकें, लेकिन सारा क्रिटिसिज्म गाइस निक को झेलना पड़ा। और ऐसे में गाइस 11-12 और लोग बता सकता हूँ जो मैट के अंडर ट्रेन कर रहे हैं एंड आर टोल्ड कि आपको फेक गियर मिला है।
क्योंकि आपकी कैलकुलेशन उन लोगों के साथ ऐसी नहीं बैठी। साथ में क्विंटन ने ये तक बोला कि अगर निक आते और अपने बेस्ट शेप में नहीं आते स्टेज पर या फिर उनकी प्लेसिंग गिर जाती तो एक तरह से गाइस निक से भी ज़्यादा डिसएडवांटेज या नुकसान यहाँ पर मैट जेनसन को झेलना पड़ता। निक इज़ द बिगेस्ट गाय ऑफ मैट, फिर मैट की क्रेडिबिलिटी को धक्का लगता और ये ना लगे इसलिए मैट ने डिसाइड करा कि भाई निक को कम्पीट नहीं करने देना और ऐसा डिस्कस करके डिसीजन लिया। मतलब ये चीज़ देखो हमारे आगे इस तरह रखी गई गाइस कि निक की बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, निक ने ऑप्ट आउट करने का डिसाइड करा। बट जस्ट सोचो इस बारे में, थिंक अबाउट इट कि निक ने ये डिसाइड क्यों करा, या फिर ये डिसीजन निक का था या फिर मैट ने उनसे बोला कि भाई आपकी फिजिक ऐसी नहीं लग रही, आपको कम्पीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो सारा गाइस एथलीट को ही फेस करना पड़ रहा है। आपको पता है निक के बारे में कितना ज़्यादा बोला जा रहा है। ऐसा ही क्विंटन बीस्टवुड के बारे में बोला गया था, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग विद द एथलीट और फोकसिंग ऑन द एथलीट प्रॉपर्ली गाइस, आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद गाइस एक चीज़ और बोली गई जो मैं आपको बताता हूँ शॉन के बारे में। Sean Clarita, he made an excuse after prejudging. Matt made an excuse about Sean, saying the judges asked for that. No, the judges didn't ask for the guy to be flat. तो यहाँ पर क्विंटन ने शॉन के बारे में बात करी और बताया गया इसके शॉन को भी काफ़ी स्मॉलर लेकर आए यहाँ पर मैट जेनसन, काफ़ी फ्लैटर साइड पे लेके आए। आई मीन लेट्स सी हियर गाइस, शॉन अपने बेस्ट पर नहीं थे, शॉन अपने बेस्ट के क्लोज भी नहीं थे यहाँ पर। मतलब ठीक है कंडीशन के मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, ही वॉज डैम वेल कंडीशन बट काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर साइड पे थे। आई मीन वे स्मॉलर। जबकि जो बैटल थी वो थी क्योन पियर्सन के साथ। यहाँ पर इनको सिर्फ कंडीशनिंग या पील आने से काम नहीं चलना था गाइस, बल्कि इनको थोड़ा बहुत साइज भी लाना चाहिए था। ही वॉज पील्ड, ही वॉज कंडीशन बट स्मॉलर गाइस। सेम चीज़ हमने क्विंटन के साथ देखी। 2 साल के एफर्ट्स, आई मीन 2 साल पूरे इन्वेस्ट करने के बाद, आई मीन ये पिक देखो गाइस, ये स्मॉलर थे, फिर ये बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गए जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा, इंप्रूवमेंट्स दिखाई दी, उसके बाद फिर से ये उतने ही लीनर साइड पे दिखाई दिए। 2 साल टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, मनी इन्वेस्ट करने के बाद, हेल्थ रिस्क गाइस, बहुत ज़्यादा जो गियर यूज़ करने के बाद हेल्थ रिस्क होते हैं वो इन्वॉल्व करने के बाद आप स्टेज पर आते हो और पहले से स्मॉलर साइड पे, स्मॉलर देन लास्ट टाइम। कितनी ज़्यादा बुरी बात है ये। मोर देन एनीथिंग गाइस, हर चीज़ को भूल जाओ जो इन्होंने इन्वेस्ट करी थी, बट टाइम मैन, उस चीज़ को आप कैसे वापस करोगे और गेट दैट बैक, उस चीज़ को आप कभी रीपे कर ही नहीं सकते। उसके बाद निक को देखें अगर 2022 से गाइस, सिंस 2022 हमने निक का क्या बेस्ट देखा कभी भी स्टेज पर। देखो आनो क्लासिक में हुआ है, ही वॉज पील्ड आउट ऑफ हिज माइंड, बहुत ज़्यादा श्रेडिड हमें दिखाई दिए। बट उसी साल के मिस्टर ओलंपिया से ही वॉज ऑन स्मॉलर साइड, और यही चीज़ एक थी जिसका रीज़न बताया गया कि उनको टाइटल कॉस्ट हुआ। उसके बाद गाइस उसी साल के मिस्टर ओलंपिया में इनको हैमस्ट्रिंग टीयर हो गया, ही गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और यहाँ पर भी वो मैट के साथ ही वर्क कर रहे थे। उसके बाद गाइस न्यूयॉर्क प्रो, आपने इस साल देखा इनका रिटर्न जो होना था, इनका हमने बेस्ट वर्जन नहीं देखा। ही वॉज गुड, ही वॉज रियली गुड, बट हमने देखा मार्टिन उनको पुश कर रहे थे। अब जो भी रीज़न हो इसका, जो मैंने बात करी है पहले भी आपसे, लेकिन अपने बेस्ट पर यहाँ पर निक वॉकर बिल्कुल भी नहीं थे, और ये चीज़ उन्होंने खुद भी इस बारे में बात करी है। फिर अब गाइस इनको इस बार भी ऑप्ट आउट करना पड़ा। सो क्लियरली गाइस, क्लियरली मैट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज प्लेट, जो मैं बार बार बोल चुका हूँ। इतना ज़्यादा मैट इस वक्त फोकस नहीं है कोचिंग की तरफ, या फिर कोचिंग में इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं है जितना उनको होना चाहिए इस टाइम पर, जैसे ध्यान देना चाहिए अपने एथलीट्स पर। देखो 3 एथलीट्स गाइस जो बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, जिनके बारे में लोग जानते थे, जो कि पॉपुलर थे, उनकी परफॉर्मेंसेस अब लोगों को क्लियरली इस बारे में बता रही हैं। और ना जाने गाइस इन तीनों के अलावा कितने और ऐसे एथलीट होंगे जिनको लोग नहीं जानते, जो कि इतने बड़े लेवल पर कम्पीट नहीं कर रहे हैं, जो कि इतने पॉपुलर नहीं, या फिर जो कि एमेच्योर लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं। देखो शॉन रे ने कई बार ऐसे बॉडी बिल्डिंग कोचेज और गुरुज के बारे में बात करी है, और इतना ही नहीं गाइस, उन्होंने तो मैट जेनसन के बारे में क्लियरली सिंपली इंडिविजुअली बात करी है पहले। अब देखो शायद लोग उस बारे में सुनना और बिलीव करना स्टार्ट कर दें, मैट जेनसन इज नॉट अ कोच एनी मोर, ही इज अ मार्केटर गाइस। देखो क्विंटन बीस्टवुड के बारे में पूरी रिस्पेक्ट है गाइस, इतना क्लियरली आके बोल देना अपने दिल की बात, और क्लियरली आपको पता है कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके बाद भी इनको झेलना पड़ सकता है, बट क्लियरली इन्होंने हर एक चीज़ स्टेट कर दी, बता दिया कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, और एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि भाई 2-3 एथलीट्स आप देख लो, उनके साथ क्या फेस करना पड़ा है, उनके साथ क्या हुआ है। आई फील लाइक निक का गाइस ओलंपिया से ड्रॉप आउट करने वाला वीडियो जो था, उसके अंदर भी हमने देखा कि मैट ने इस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, और लोगों को एक तरह से यही बिलीव करवाया कि भाई ये पूरी तरह से निक का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। अब ये पूरी चीज़ गाइस, जिस तरह से सिनेरियो बना है, ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि निक कितने स्ट्रांग आते हैं अपनी नेक्स्ट अपीयरेंस में मिस्टर ओलंपिया से पहले। अगर ऐसा हुआ गाइस तो मैट के स्टॉक फिर से ऊपर हो जाएंगे, मैट को फिर से एक बार क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाएगा। लेकिन गाइस आप जानते हो मैट जेनसन रॉ सप्लीमेंट्स के ऑनर हैं, साथ में एक आध क्लोथिंग ब्रांड के भी ऑनर हैं, और कोई भी बिजनेस चल रहे हैं उनके। सो ही इज डूइंग प्रीटी वेल गाइस, उनको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बट आई एग्री
क्विंटन बीसवुड के साथ कि फेक गियर हो, जो भी हो, कोचिंग का रीजन हो, जो भी रीजन हो गाइस, निक और शॉन क्विंटन बीसवुड के साथ में ये दोनों भी ऐसे एथलीट हैं जिनका टाइम इस बार वेस्ट हुआ है काफी ज्यादा। सो ऑनेस्टली गाइस आई थिंक इट्स हाई टाइम स्पेशली फॉर निक कि निक को कोच चेंज करने चाहिए गाइस, नहीं तो उनका डाउनफॉल इसी तरह से चलता रहेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में भी हम उनका बेस्ट नहीं देख पाए। तो अभी आपके पास टाइम है, यू आर यंग, यू शुड मेक चेंजेस और हो सकता है उसके बाद गाइस फिजिक में बहुत ज़्यादा हमें रेस्पेक्टेबल और प्रेजेंटेबल चेंजेस देखने को मिले। एनीवेज आप बताओ आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है गाइस, मैट जॉनसन की कोचिंग के बारे में क्या है, साथ में क्विंटन बीसवुड ने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए आप उनसे कितना ज़्यादा अग्री करते हो। वैसे आज तो ये वीडियो क्विंटन का गाइस हर जगह छाया हुआ है। एनीवेज ऑलराइट, नेक्स्ट इज रामोन डिनो का मिस्टर ओलंपिया ब्राजील की परफॉर्मेंस गाइस। यस, रामोन डिनो ने वहां पर शो जीत लिया, आप लोग खुश हो जाओ, बट रामोन का ये साल गाइस अच्छा नहीं रहा क्योंकि रामोन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। देखो कमेंट सेक्शन में ना कई लोग मेरे लास्ट वीडियोज में बोलते थे रामोन डिनो विल विन, क्रिस बमस्टेड को बीट कर देंगे वगैरह वगैरह। अब देख लो गाइस, यही मैं आपको बता रहा था, रामोन के साथ सिर्फ साइज का इशू नहीं है बट बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो चलते रहते हैं जिसकी वजह से वो लिमिट हो रहे हैं। और यहाँ पर भी गाइस ये टोटली पॉसिबल था कि रामोन ये टाइटल नहीं जीतते। पोजिंग इशू, स्वेटिंग इशू, बहुत सारी चीज़ें रामोन के साथ हमें यहाँ पर मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील में भी देखने को मिली। एंड अगर ये शो ब्राज़ील में नहीं होता ना गाइस तो शायद रिजल्ट्स हमें कुछ और ही देखने को मिलते, बिकॉज इनके साथ जो compete कर रहे थे दे वर इंसेनली गुड टू गाइस। तो बात करेंगे डिटेल में। देखो कई इशूज देखने को मिले विच आर हैवीली क्रिटिसाइज्ड। सबसे पहला इनकी पोजिंग यहाँ पर लास्ट ईयर से भी गंदी हमें देखने को मिली, मतलब उस तरह से पोज करते हुए दिखाई नहीं दी अपने ऑरा के अंदर। आई डोंट नो व्हाई गाइस इनकी पोजिंग उस तरह से फिक्स नहीं हो रही है। आप compete कर रहे हो टू गेट टू द टाइटल गाइस, आप सबसे टॉप पे पहुंचने के लिए compete कर रहे हो। ऑनेस्टली जैसे हमने इस बार उर्स और माइक को आगे निकलते हुए देखा गाइस, इट इज़ नॉट टोटली रॉन्ग अगर मैं ये बोलूँ कि वो मार्जिन रामोन खुद दे रहे हैं किसी ना किसी दूसरे कंपेटिटर को आगे निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी गाइस ब्राज़ील में भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि ना सिर्फ आप वेट कैप से लिमिटेड हो, आप अपने फ्रेम पर इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते, वो तो एक चीज़ छोड़ ही दो, वो आपके हाथ से बाहर है। फिर गाइस पोजिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब आपके हाथ में है। ये दूसरा एस्पेक्ट जहाँ पर आप सच में इंप्रूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ कई सारे रिनोन पेजेस ने खुलकर हाईलाइट करी गाइस। देखो हु इज़ द बेस्ट बीबी, ये जो पेज है इन्होंने यहाँ पर बोला, मुझे क्रिटिकल होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट क्या रामोन को किसी ने भी ये नहीं बोला कि जो वो पैसा कमाते हैं स्पोर्ट के थ्रू उन्हें वो इन्वेस्ट करना चाहिए गुड पोजिंग कोच के लिए। ये इस वक्त प्ले कर रहे हैं हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बनने के लिए, और उसके बाद भी इनको ये नहीं पता कि पोस्ट किस तरह से करना है। एक बॉडी बिल्डर को अपने आप को डिक्टेट करना पड़ता है हर चीज़ को, तभी वो मिलियंस एंड मिलियंस अर्न करता है। एक चीज़ होती है पीक वीक जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये कोच की प्रॉब्लम है, बट पोजिंग तो लास्ट ईयर से बेटर होनी चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर गाइस काफ़ी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले, जहाँ पर एक कमेंट, हर एक ब्राज़ीलियन चैनल इस बारे में बात करता है और किसी को भी समझ नहीं आता ये अपनी पोजिंग को क्यों ट्रेन नहीं करते। दूसरा कमेंट, इनको अपनी टीम चेंज करनी चाहिए, अपने कोच को चेंज करना चाहिए, ट्रेनर को चेंज करना चाहिए और साथ में अपनी पोजिंग कोच को भी चेंज करना चाहिए। फिर स्टेज पर यहाँ पर भी गाइस दूसरा इशू, रामोन स्वेट करते हुए दिखाई दिए, वो भी काफ़ी हैवीली। अब लास्ट शो में देखो इट वॉज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने वाली बात थी, बिकॉज जो हुआ हम सब उस चीज़ से अवेयर थे कैसा इनको झटका लगा था ऑन स्टेज। बट यार यहाँ क्या रीज़न था, इस पर तो माइकल डबूल तक ने कमेंट कर दिया कि डेफिनेटली जब स्टेज पे होते थे ये नर्वस हुआ करते थे। ये मेरे साथ भी होता था, जब मैं स्टेज पर जाने से पहले शुगर खा लिया करता था या कुछ मीठा खा लिया करता था, लेकिन जब से ये चीज़ मैंने रोकी तब से मेरे साथ स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से स्टेज पर रुक गई। एंड मैंने रामोन को हमेशा दिखाएगा स्टेज पर जाने से पहले वार्म अप करते हुए एक डोनट को अपने हाथ में लिए हुए डोनट खाते हुए, और शायद यही वो चीज़ है जो इनको रोकनी चाहिए। मुझे डिनो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि अपने बेस्ट पर दिखाई दें, बट स्वेटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टेज पर जिसको इनको रोकना चाहिए। सो रामोन लिसन टू हिम मैन, मतलब किसी की बात मत सुनो, बट अगर माइकल डबूल कुछ बोले ना तो यू बेटर लिसन मैन। दिस गाय हैज़ डन इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इनको ट्राई एज अ डेजर्ट आने में महारत हासिल है। एंड यहाँ पर ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने बैक स्टेज जो चीज़ें उन्होंने देखी है माइकल डबूल ने, उसके बेस पर बता रहे हैं, तो आपको सच में इन चीज़ों को समझना चाहिए। फिर कोई गाइस ने यहाँ पे कमेंट करता हुआ दिखाई दिया कि मेडिकल चेकअप करवाओ अपना, कुछ टाइम पूरी तरह से ऑफ लो और एक कोच, दूसरे कोच को हायर करके फ्रेश स्टार्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट, रामोन के साथ ये प्रॉब्लम लगातार 2 बार हो गई, इसका क्या रीज़न है? तो कोई इनको यहाँ पर गाइस न्यू कोच की एडवाइस देता हुआ दिखाई दिया कि प्लीज़ गेट अ न्यू कोच, हैनी के साथ ज्वाइन कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगर गाइस कॉल आउट की बात करूँ तो फाइनल कॉल आउट में थे वन पंच नास, रामोन डिनो और लिविन होप्रो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था गाइस कि एक सेकंड प्लेसर इज बैटलिंग विद अदर्स, नोप, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ था गाइस। दीज क्लासिक फिजिक गाइस आर सो इनक्रेडिबल, मतलब वन पंच नास की वेस्ट इतनी ज़्यादा टाइनियर थी गाइस कि उनके कॉर्ड साइज को मैच कर रही थी। एक्सट्रीमली इंप्रेसिव फ्लो एंड एक्सट्रीम एंड हाउ बिग ही इज, ये आइडिया यहाँ पर देखकर इनको हुआ गाइस जब ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रामोन डिनो। फिर ये दूसरे लिविन होप्रो, इवन मोर कंडीशन एंड डेंसर गाइस, साथ में सुपर्बली कंडीशन यहाँ पर दिखाई दी है पूरे कॉल आउट के अंदर, बहुत ही डेंसिटी वाले मसल्स के साथ बहुत ही अमेजिंग दिखते हुए।
फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम गाइस रमोन सेंटर में भी नहीं थे इस कॉल आउट के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि रमोन शायद ये शो जीते भी नहीं। फिर अगर रिजल्ट कहीं और भी जाता ना तो कुछ गलत नहीं होता गाइस, क्योंकि एक वास्ट मेजॉरिटी ये कहती हुई दिखाई दी कि ब्राजीलियन जजेस किसी को और नहीं जितवाएंगे या फिर किसी और को मौका नहीं देंगे ब्राजील में होते हुए। और आप भी जानते हो गाइस इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि द अदर टू केम इन रियली गुड गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। एंड क्लियरली गाइस रमोन के ही साथ यहाँ पर पोजिंग इशू भी था और स्वेटिंग इशू भी था जो इन्हें पूरी तरह से नीचे खींच रहा था। सो रमोन गाइस शुड मे बी हायर अ न्यू कोच या फिर एक रेस्ट और रिकवरी पीरियड लें, क्योंकि स्ट्रेस आई थिंक इनको बहुत ज्यादा हो गया है बीच में इनके साथ जो अभी हुआ। इतने ज्यादा हेल्दी ये दिखाई नहीं दिए, क्योंकि 11th प्लेसर गाइस, वन पंच लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया मतलब जो अभी हुआ था उसमें अपने डेब्यू में 11th प्लेस पर एंड अप करे थे। और यहाँ पर लुक एट हिम गाइस, कितने टो टू टो जा रहे हैं यहाँ पर रमोन डिनो के साथ। हाउ ग्रेट डिड ही लुक एंड एक्चुअली पुश रमोन डिनो along with Livinho. Anyways, Rafael Brandao भी यहाँ पर दिखाई दिएगा इस गेस्ट पोजिंग करते हुए, एंड हिज हाईलाइट ऑफ द फिजिक वाज हिज लेग्स गाइस। यस, राफेल के लेग्स बहुत ही ज़्यादा मैसिव दिखाई दिए। एंड ये कमाल की बात है गाइस कि एक वीक में आपकी फिजिक कितनी चेंज हो जाती है और कितना ज़्यादा वाटर होल्ड करने लग जाती है। राफेल लुक्ड एटलीस्ट 8 to 10 pounds हैवियर गाइस, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। एंड नाउ राफेल को डिसाइड करना ज़रूरी है गाइस कि इनको किस तरह से प्रोसीड करना है। क्या इनको ओहायो यूके में कम्पीट करना है या फिर ब्राज़ील में ही कम्पीट करके क्वालिफाई करना है। बाकी मिस्टर ओलंपिया में इवन तो राफेल की प्लेसिंग अब जरूर हुई गाइस, बट नोवेयर क्लोज टू जैसे वो अपडेट्स के अंदर हमें दिख रहे थे। एनीवेज गाइस, अब मैं वो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं जो मैं कल के वीडियो में आपको कुछ वॉइस के इशू दिखाई दिए थे, आप लोग उसको देख लें। देखो उर्स के बारे में यहाँ पे जजेस ने ये बोला कि भाई उर्स ने अपने आर्म्स को इस बार बहुत ब्रॉटअप करा था और ये आगे भी कर सकते हैं, अभी स्कोप बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट्स जो एक स्टेगनेंसी हो गई थी काफ़ी लंबे टाइम से वो हमें इस बार दिखाई दी। और साथ में इनकी बैक पे भी वो डिटेल वो थिकनेस हमें विजिबल थी, इसीलिए गाइस इनको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड करा गया, थर्ड प्लेस पर प्लेस करें, क्योंकि जजेस ने एक्चुअल में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स देखी जो कि इनको लास्ट 2 सालों में देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद जजेस ने बात करी गाइस 4th प्लेसर की रमोन डिनो की, और रमोन डिनो के बारे में इन्होंने यही बोला कि रमोन के लैट्स ना फ्रंट से ना बैक पोस्ट से उतने ज़्यादा वाइडर लग रहे थे और इनको यहीं पर काम करना, अपनी कंडीशनिंग पर थोड़ा बहुत काम करना है। ही वॉज लुकिंग अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज पर जजेस गाइस, मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ अपने लैट्स पर इनको काम करने जरूर बोला। और यही फीडबैक इफ़ यू रिमेंबर इनको लास्ट ईयर भी मिला था, लेकिन वही बात है वेट कैप आपके पास है नहीं, आप किस तरह इंप्रूव करोगे। पूरा साल इन्होंने लगा दिया, उसके बाद भी आप इंप्रूवमेंट्स देख रहे हो, इनके लैट्स वाइडर साइड पे नहीं लग रहा है, इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा नैरोवर साइड पे लग रहा है। और यही चीज़ मैं अपने इनके फैंस को हमेशा से बोलता आया हूँ, भाई इंप्रूवमेंट्स के लिए अगर इनके पास वेट कैप ही नहीं है ना तो कहाँ से करेंगे। मतलब इनको वेट कैप में आने के लिए अपने सारे कपड़े रिमूव करने पड़े थे, उसके बाद इन्होंने वेन के टाइम पे वे करा था ताकि इनका वेट ज़्यादा शो ना करें। अब आप सोचो कि अगर आप उतना ज़्यादा इस टिपिंग टो पे हो तो फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कि रमोन के पास बहुत ही ज़्यादा स्कोप बचता है। माइनर इंप्रूवमेंट ज़रूर ये कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कर पाएंगे। एनीवेज, उसके बाद जजेस ने बात करी गाइस यहाँ पर 5th प्लेस के लिए ब्रियॉन एशली की, और ब्रियॉन एशली के बारे में यही बोला कि फ्रंट से हमेशा जो इनका फीडबैक होता है वही दिया, फ्रंट से अपनी क्वाड्स पर इनको मास ग्रो करनी है, लेकिन जिस तरह से इनका साइड लेग था, जिस तरह से बैक पोजेस वगैरह में थे, हर एक तरीके से थे, और जिस तरह से फ्लो कर रहे थे गाइस, जिस तरह की थिकनेस मैच्योरिटी वगैरह प्रेजेंट करते हैं, इनको लगता है कि अगर ब्रियॉन ऐसे ही आते रहे ना तो ये टॉप 5 टॉप 6 से कभी भी बाहर नहीं जाने वाले। मतलब ब्रियॉन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोस्ट था, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर दिस पर्सन मैन कि कितना ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं और कितना ज़्यादा किस तरीके से कम्पीट करे जा रहे हैं, टॉप 5 के बाहर कभी भी प्लेस नहीं करते, अपने लिमिटेशंस के बाद भी एक से एक फिजिक स्टेज पर लाए जा रहे हैं, हर बार अपने बेस्ट को बीट कर रहे हैं। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि आपको अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, एथलीट के बारे में बात करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।